स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार कक्षा 10 की केमिस्ट्री की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1 के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। रासायनिक परिवर्तन में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है वो एक पदार्थ रहेगा तब भी हो सकती है, और जब दो पदार्थ आपस में मिल जाएंगे तो वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अथवा अपघटित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अथवा अपघटित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात करेंगे तो सबसे पहला उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वो हमारा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल जाएगी। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पदार्थ है और जब उसको गर्म कर रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे दो नए नए पदार्थ बन रहे हैं। तो यह एक प्रकार से हमारी क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला करके गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। ये भी हमारी एक प्रकार से क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास कोई पदार्थ रखा है तो उसको देख करके कैसे जान पाएंगे, प्रेक्षण करके कैसे जान पाएंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उस प्रेक्षण को देख करके जानने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इसमें से पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। हमारे पास कोई पदार्थ रखा है, हमने उसको कुछ कारण दिया जिसकी वजह से उसकी अवस्था में यदि परिवर्तन हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे ये कह सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। दूसरा टॉपिक है गैस का निकलना। यदि हम किसी भी चीज़ को, कोई भी पदार्थ लिए हैं, कोई विलयन लिए हैं, चाहे कोई भी ठोस पदार्थ कुछ भी लिए हैं, उसको गर्म कर रहे हैं या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिए हैं तो कुछ समय के पश्चात यदि उसमें से गैस निकलने लगती है तो हम लोग ये कहेंगे कि उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसकी वजह से उसमें से गैसें निकल रही हैं। तीसरा टॉपिक है ताप में परिवर्तन। कोई पदार्थ हमारे पास है, हमने उसमें क्या किया कि कुछ रासायनिक उसमें एक कोई पदार्थ हमारे पास है और यदि उसके तापमान में परिवर्तन होने लग रहा है जिसका मतलब ये हम निश्चित कर सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चौथा टॉपिक है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होता है तो वहाँ भी हम लोग ये जान सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसकी वजह से उसका रंग क्या हो जा रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। अगला टॉपिक है अवक्षेप का निर्माण। अब अवक्षेप को लेकर के बहुत लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं। अवक्षेप का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक द्रव वाला पूरा विलयन था। हमने क्या किया कि उसको गर्म किया। उस द्रव वाले विलयन को गर्म करने के कुछ समय के बाद हमने ये देखा कि उसकी तली में क्या हुआ कि कुछ मटेरियल ठोस जैसा क्या हुआ? जमा हो गया, उसकी पेदी में जमा हो गया। तो वही जमा हुआ पेदी में जो मटेरियल होता है वही क्या कहलाता है? हमारा अवक्षेप कहलाता है। तो यदि हमारे पास कोई विलयन है, हमने उसको क्या किया? गर्म किया और उसके पेदी में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ये हमारे पास क्या है? किसी भी प्रेक्षण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को जानने का तरीका। यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यदि उसमें से गैसें निकल रही हैं, यदि उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है, यदि उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, और पांचवा टॉपिक क्या है? अवक्षेप का निर्माण। यदि इन पांचों में से कोई न कोई प्रक्रिया हमको देखने को मिल रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। हम लोगों का अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। हम लोग अब ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया गया है इसे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना है क्या है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना है क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है कि सिल्वर नाइट्रेट को जो हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं तो हमको सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है।
तो हम लोग यदि उसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो तीर के माध्यम से दिखाएंगे, फिर उसके बाद सिल्वर क्लोराइड बना और हमारे पास क्या बना, नाइट्रिक एसिड बना। ये तीर दिखाने का मतलब ये है कि ये मतलब समीकरण को दिखाने का तरीका है। किसी भी रासायनिक समीकरण को दिखाना होगा तो अभिकारक से उत्पाद जो बनेगा उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक तीर का प्रयोग करेंगे। अब एक नया टर्म आ गया, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। प्रोडक्ट के नाम से उनको जाना जाता है। तो हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और ये अभिकारक हो गया और एरो के बाद जो हमारा बना है सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या, नाइट्रिक एसिड, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, उत्पाद हो गए। अब उसी तरह से हमारे पास एक और रासायनिक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। हम लोग क्या करते हैं, जब मैग्नीशियम की छड़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण मिलता है। इसको याद रखेंगे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण होता है वो किस रंग का होता है, सफेद कलर का होता है। तो मैग्नीशियम को क्या करते हैं, जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है कि रसायन विज्ञान को आसान करता है। सबसे मेन उद्देश्य हमारा यही है कि रसायन विज्ञान में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उसको आसानी से व्यक्त करने का तरीका ही क्या है, रासायनिक समीकरण है। यदि हम लोग इसको शब्दों की तरह से लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का सिंबल यूज कर ले, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र यूज कर लेंगे, तो वहां पे लिखेंगे AgNO3। हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र प्रयोग कर लेंगे, वहां पे HCl लिख लेंगे, एरो बना करके सिल्वर क्लोराइड का सूत्र प्रयोग कर लेंगे तो AgCl हो जाएगा। इस तरह से नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाएगा, HNO3। अब इसकी तुलना में ये जो नीचे वाला हमने लिखा है AgNO3 प्लस HCl से एरो बना करके AgCl प्लस HNO3, ये क्या है, देखने में आसान लग रहा है। तो रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से क्या करता है, रसायन विज्ञान को आसान करता है। अगला क्या है, मैग्नीशियम उसी प्रकार से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा हो गया Mg, और ये क्या है, O2, आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका सूत्र हो जाएगा MgO। हम लोग क्या करना होता है कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का, एक होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जब रासायनिक समीकरण को हम लोग व्यक्त करते हैं तो उसको देखना पड़ता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है अथवा नहीं है। यदि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अभी हम लोग आगे सीखेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि संतुलित रासायनिक समीकरण बारे में। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे बात करें यहाँ पे हमारा क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, अभिकारक हैं, और यहाँ पे दोनों हमारे क्या है, उत्पाद है। ये अभिकारक में बात करेंगे तो सिल्वर का एक परमाणु है, नाइट्रोजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्या है, क्लोरीन का परमाणु है। तुलना करेंगे, एक सिल्वर इधर है, एक सिल्वर इधर है, एक क्लोरीन यहाँ पे है और एक क्लोरीन यहाँ पे भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन इधर है तो 3 ऑक्सीजन इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ क्या है, परमाणुओं की संख्या समान है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे बदल देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको। हम जानते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हम क्या लिखेंगे इस प्रकार से, मैग्नीशियम प्लस O2, इससे हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इस तरह से हम देखेंगे संतुलित है अथवा नहीं है। यहाँ पे MgO2 MgO, इधर तो एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, लेकिन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही परमाणु है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के परमाणु को इधर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर भी 2 परमाणु हो गए ऑक्सीजन के और यहाँ पे भी 2 परमाणु हो गए ऑक्सीजन के,
अब यहाँ पे मैग्नीशियम बढ़ गया 2 ठो, तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ये भी हमारा क्या बन गया, 2 ठो मैग्नीशियम बन गया। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से संतुलित समीकरण हो गया। हम लोग का अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हमारे पास क्या है, अनुमान विधि है। इंटरमीडिएट में अलग अलग प्रकार की विधियां दी हुई है, लेकिन हाई स्कूल के सिलेबस में यही विधि दी हुई है, तो मैं आप लोगों को यही विधि बताने जा रहा हूँ। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक के एवं उत्पाद के तत्वों के परमाणु क्या करते हैं, गिन गिन करके, अनुमान लगा करके उचित अंक से उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं और फिर उसको संतुलित करते हैं। सरल रासायनिक समीकरण को तत्वों के परमाणुओं को क्या करेंगे, गिन करके संतुलित कर सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुमान विधि कहते हैं। एग्जाम्पल लिया मैं आप लोगों के सामने, जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। सब लोग जानते हैं, ये कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। अगर इस उत्पाद में बात करेंगे तो हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु है। तो ये हमारा समीकरण क्या है, असंतुलित है। हमको क्या करना है, इसी को संतुलित करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे उत्पाद में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है, यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। मैं क्या करता हूँ कि जल के अणुओं की संख्या को 2 गुना कर देता हूँ। अणुओं की संख्या 2 गुना करने के लिए क्या करते हैं, उसके पहले 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, 3 कर देंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 4 कर देंगे तो 4 गुना, मतलब उचित अंक से यहीं पे क्या करते हैं, लिख करके इसको बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने 2 से यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। अब ऑक्सीजन के जब 2 परमाणु हो गए तो ऑक्सीजन के उत्पाद में भी 2 परमाणु, अभिकारक में भी 2 परमाणु, ये तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। मतलब यहाँ पे अब हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब चूंकि यहाँ पे 4 हो गया है और यहाँ पे क्या है, 2 हो गया है, फिर वही काम क्या करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। जब इसको 2 गुना कर देंगे तो यह हाइड्रोजन के फिर क्या हो जाएंगे, 2 अणु हो जाएंगे और कितने परमाणु हो जाएंगे, 4 परमाणु। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 4 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और इस प्रकार से हमारे ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, दूसरे समीकरण की बात करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, हैबर समीकरण बोलते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। NH3 मतलब होता है अमोनिया। हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, लेकिन जब अमोनिया बना है तो इस अमोनिया में नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही परमाणु है, जबकि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए हैं, 3 परमाणु। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 परमाणु हो गए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। लेकिन हाइड्रोजन को अभी छोड़ देते हैं, पहले किसको बराबर करते हैं, पहले नाइट्रोजन को बराबर करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इसको अणुओं की संख्या क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। जब हमने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। नाइट्रोजन तो हमने बराबर कर दिया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन कुल कितना है, 3 यहाँ पे है और 2, 3 गुना के यहाँ पे 6 हाइड्रोजन दिख रहा है हम लोगों को, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 परमाणु। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे कितना परमाणु, 6 परमाणु। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि इसको 3 गुना कर दें तो 3 गुना के 6 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये हमको क्या प्राप्त हो गया, एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु। ये भी हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बराबर दिखना है हमको, क्या यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए कुछ रासायनिक समीकरण दिए गए हैं और आप लोग क्या करेंगे, घर पे जा करके अपने कॉपी और पेन ले करके इसको बैलेंस करने का अनुमान विधि से प्रयास करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।